हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी और फरवरी 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस को हम एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे, साथ ही उनके डिटेल्स पर भी फोकस करेंगे, ताकि डिटेल्स के माध्यम से हमें क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रह सके और डिटेल्स के माध्यम से ही उन क्वेश्चंस की और भी क्लैरिटी हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में शुरू किया गया था? इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, दिल्ली में। हाइड्रोजन ईंधन सेल बसें एक प्रकार की इलेक्ट्रिक बसें होती हैं जो हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है। दिल्ली में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 15 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को चलाना शुरू किया है और बसें दिल्ली परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही है। और इसके अलावा मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को चलाने का काम शुरू किया है और बसें मुंबई से पुणे के बीच में चल रही है। और इसके अलावा बेंगलुरु में बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम ने 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को चलाना शुरू किया है और बसें बेंगलुरु शहर में ही चल रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सबसे पहले कौन से शहर में शुरू की गई? दिल्ली में। और इसके अलावा दिल्ली में 15 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसेस चल रही हैं, जिसे दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसेस चल रही है और ये जो बसों का जो रूट है वो मुंबई से पुणे के बीच में है। और वहीं पे बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम के द्वारा 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को चलाना शुरू किया है और ये बेंगलुरु शहर में ही चल रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, नंबर भी याद रखना है कि कितने कितने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस कौन से शहर में चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, माइकल डगलस को। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया था। उन्हें ये पुरस्कार 27 नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित समापन समारोह में दिया गया था। और माइकल डगलस एक अमेरिकी अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशक है और इसके अलावा उन्होंने 2 अकादमी पुरस्कार और 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और इसके साथ ही 1 एमी पुरस्कार भी जीता है। और उन्हें उनकी फिल्मों वॉल स्ट्रीट, बैटमैन और वाटर वॉइस के लिए जाना जाता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनसीक में किन 2 देशों ने भाग लिया? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, भारत और सऊदी अरब। जनवरी 2024 में राजस्थान में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनसीक में भारत और सऊदी अरब ने भाग लिया था और ये अभ्यास 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं? सबसे पहले जो साडा तनसीक अभ्यास, इसमें 2 देशों ने भाग लिया था, भारत और सऊदी अरब ने। ये अभ्यास 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक चलेगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साडा तनसीक अभ्यास का क्या उद्देश्य है? दोनों देशों की सेनाओं के बीच रणनीतिक तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त योजना और संचालन को भी बढ़ावा देना और अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी
तमिलनाडु राज्य कर रहा है और ये गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया था और ये गेम्स 4 शहरों में आयोजित किए गए थे, जिनमें है चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर। और इसके अलावा इस गेम में 5,600 से अधिक एथलीटों ने भी भाग लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, लाल किला, दिल्ली में। भारत पर्व 2024 का आयोजन दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक चलेगा और भारत पर्व एक वार्षिक कार्यक्रम है जो गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा है और ये भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता को प्रदर्शित करता है। और इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टॉल होंगे जो अपनी अपनी संस्कृति, हस्तशिल्प और अपने व्यंजनों का प्रदर्शन करेंगी। और इसके अलावा भारत पर्व 2024 का उद्घाटन 23 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और ये कार्यक्रम आम जनता के लिए 23 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक चला रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, 16 वर्ष। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष की है। ये दिशा निर्देशन 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था और इन दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकते हैं। इसकी वजह यह है कि सरकार को लगता है कि कम उम्र में कोचिंग में प्रवेश करने से छात्रों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, जिससे वे तनाव और चिंता से पीड़ित हो सकते हैं। सरकार का ये भी मानना है कि कम उम्र में कोचिंग में प्रवेश करने से छात्रों का सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आंकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 718। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आंकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित जो संख्या है वो 718 है। ये आंकड़ा 2023 में जारी किया गया था और भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का विवरण इस प्रकार है। उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए हैं और हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36 और सिक्किम में 21 और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 9। तो इन आंकड़ों को भी याद रखना है, हो सकता है सेपरेटली एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये आंकड़ा कैमरा ट्रैपिंग और इसके अलावा डीएनए विश्लेषण और अन्य वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग से इन सभी आंकड़ों को एकत्रित किया गया था और पिछले अनुमानों की तुलना में ये जो आंकड़े हैं वो काफी अच्छे हैं। इससे पहले के जो आंकड़े निकलते थे वो 500 और 600 हिम तेंदुओं की संख्या दर्शाते थे, तो इस बार जो है वो 718 है। कौन कौन से जगहों पे कितने हिम तेंदुओं की संख्या प्राप्त हुई है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? जो कि हम अभी पीछे स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, लद्दाख में। कितने हिम तेंदुओं की संख्या है? 477। भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या आंकलन के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में 477 हिम तेंदुए हैं, जो भारत के कुल हिम तेंदुओं की आबादी का 66% है। और इसके अलावा भारत में हिम तेंदुओं की संख्या के अनुसार राज्यों की सूची इस प्रकार से है। लद्दाख में है 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू और कश्मीर में 9। और ये जानकारी 2023 में जारी हिम तेंदुआ जनसंख्या आंकलन रिपोर्ट पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAPF और अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता? इसका आंसर है फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी। डिटेल्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं।
गणतंत्र दिवस परेड 2024 में सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी ने जीता और ये पुरस्कार 30 जनवरी 2024 को रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट द्वारा प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। इन दोनों श्रेणियों को देखकर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और दूसरा है लोकप्रिय पसंद। दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने इन दोनों श्रेणियों में ये पुरस्कार जीता है और ये टुकड़ी 144 महिलाओं से बनी थी और इस टुकड़ी का नेतृत्व उप निरीक्षक रीना देवी कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोट टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, रविंद्र जडेजा जी को। राजकोट टेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार रविंद्र जडेजा जी को दिया गया और ये पुरस्कार उन्हें 2024 में भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। उनके इस प्रदर्शन की वजह से भारत ने इंग्लैंड को 434 रनों से हरा दिया और राजकोट टेस्ट मैच के प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी रविंद्र जडेजा जी को दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, 197 कम्युनिकेशंस। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है। ये एक भारतीय डिजिटल फिनटेक कंपनी है जिसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। कंपनी की स्थापना 2000 में विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा की गई थी और 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है और ये कंपनी विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है जैसे कि मोबाइल भुगतान, ई कॉमर्स, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, निवेश इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविचंद्र अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, अनिल कुंबले जी। अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी अनिल कुंबले जी थे और उन्होंने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिए थे और वहीं पे रविंद्र अश्विन जी ने 16 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में 500 विकेट लिया और वे ऐसा करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए। इसके अलावा अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 9वें गेंदबाज हैं और रविचंद्र अश्विन ने 98 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? इसका आंसर है फ्रेंड्स डी, जनरल मनोज पांडे जी। भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी हैं। उन्होंने 30 अप्रैल 2022 को सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला। इसके अलावा वे भारतीय सेना के 29वें प्रमुख हैं और जनरल मनोज पांडे जी का जन्म 21 जून 1962 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने अपने करियर के विभिन्न कमान और स्टाफ पदों पर कार्य किया। मनोज पांडे जी सेना अध्यक्ष बनने से पहले सेना कमान के कमांडर एंड चीफ थे और इसके अलावा जनरल मनोज पांडे जी को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल, इसके अलावा युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे पुष्टि की गई है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, रोहित शर्मा जी को। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने 14 फरवरी 2024 को घोषणा की कि रोहित शर्मा 2024 T20 विश्व कप में भारत का नेतृत्व करेंगे। हार्दिक पांड्या जी उपकप्तान होंगे और रोहित शर्मा 2017 से भारत की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान हैं। उन्होंने भारत को 2023 एशिया कप और 2022 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में जीत दिलाई है और हार्दिक पांड्या भारत के उप कप्तान हैं। उन्होंने 2023 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था और 2024 T20 विश्व कप जून 2024 में वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला है? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2024 T20 विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ये 1 जून से 29 जून 2024 तक खेला जाएगा। ये 9वां ICC पुरुष T20 विश्व कप होगा और इसके अलावा टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग लेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आबू धाबी में BAPS मंदिर का क्या महत्व है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, ये मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। आबू धाबी में BAPS मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है और इसके अलावा भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में मजबूत संबंधों का प्रतीक है। इस मंदिर के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। धार्मिक महत्व, ये मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर का मंदिर है जो हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके अलावा ये मंदिर भगवान स्वामी नारायण जी को, नीलकंठ महादेव और अन्य हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है और संस्कृति का महत्व है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति और कला का एक शानदार प्रदर्शन है जो पश्चिम एशिया में भारतीय समुदाय के लिए गर्व का विषय है। इसके अलावा ये मंदिर विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये मंदिर भारतीय प्रवासियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स सामाजिक महत्व, ये मंदिर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करता है जो समुदाय को एकजुट करते हैं। इसके अलावा ये मंदिर महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी काम करता है। इसके अलावा राजनीतिक महत्व, ये मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है और ये मंदिर दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके अलावा ये मंदिर भारत की बढ़ती वैश्विक प्रभावशाली छवि को भी दर्शाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट है APAAR का मतलब क्या है? इसका आंसर है ए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट ID के रूप में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभ आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को इस योजना के शुभ आरंभ की घोषणा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। ये योजना गरीब और मध्य वर्ग परिवारों को बिजली बिलों के बोझ से मुक्त करेगी। यहाँ तक फ्रेंड्स हमने जनवरी से फरवरी 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आ रहे थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चैनल को फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।